आज मैं आपकी मुलाकात जिनसे कराने जा रहा हूँ वो उत्तराखंड के जाने माने लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी जी। हेलो सर। नमस्कार सर, थोड़ा अपना बैकग्राउंड के बारे में हम लोगों को बताइए कि कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं प्रॉपर आप। मैं पौड़ी गांव का रहने वाला हूँ। डिस्ट्रिक्ट पौड़ी गढ़वाल जिले में पौड़ी गांव है, पट्टी नांदल सिंह में। और मेरे पिताजी फौजी थे, रिटायर फौजी, अब नहीं रहे। मेरी माँ श्रीमती समुद्रा देवी, वो भी अब नहीं हैं। और पिता श्री उमराव सिंह नेगी, वो भी स्वर्गीय हो चुके हैं। तो हम लोग पौड़ी गांव के रहने वाले हैं। और मेरी 2 बच्चे हैं, एक बेटी है, एक बेटा है। जी हाँ। बेटी ऋतु और बेटा कविलास। थोड़ा सर आपने स्कूल सर कॉलेज के दिनों के बारे में बताइए कि आपने स्कूल कहाँ से किए, कॉलेज कहाँ से किए। स्कूल तो वहीं पौड़ी में ही किया मैंने, और बीच में फिर इंटर करने के बाद मैं इधर रामपुर चला गया। वहाँ मेरे तैरे भाई म्यूज़िक टीचर थे, स्वर्गीय श्री अजीत सिंह नेगी। तो उसके बाद जल्दी ही नौकरी लग गई, नौकरी करने लग गए। सूचना विभाग में रहा मैंने वहाँ 32 साल तक नौकरी की। और साथ ही साथ ये लोक गीतों का सफ़र भी जारी रहा। संगीत के प्रति कैसा है रुझान हुआ सर आपका, मतलब आपको कैसा कब रियलाइज हुआ कि यार मुझे संगीत के प्रति, मतलब संगीत के फील्ड में जाना है, संगीत के प्रति कुछ करना। हाँ, मैंने जैसे बताया कि मैं अपने तैरे भाई श्री अजीत सिंह नेगी जी के साथ जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, उन दिनों रामपुर में था, तो वो म्यूज़िक टीचर थे। तो वहाँ मुझे तबला सीखने का शौक़ हुआ और उन्होंने मुझे तबले की प्रारंभिक शिक्षा भी दी। उसके बाद मैं फिर तबले में ही काम करता रहा। रामपुर छोड़ने के बाद फिर मैं 2 साल बाद घर आ गया, पौड़ी आ गया। पौड़ी में फिर नौकरी लग गई। फिर मैं तबले पे काम करता रहा। फिर मैंने तबले में संगीत प्रभाकर भी किया, फिर म्यूज़िक में मैंने BA भी किया। और इस तरह से यात्रा चलती रही। लेकिन कुछ समय बाद मुझे महसूस हुआ कि इस क्षेत्र में मैं ज़्यादा आगे तक नहीं बढ़ पाऊँगा, क्योंकि बिना गुरु के बहुत मुश्किल है इस लाइन में आगे बढ़ना। तो फिर मैंने लोकगीतों की तरफ अपना ध्यान रखा कि लोकगीतों, इसमें मुझे वैक्यूम सा लगा कि यहाँ पे अभी बहुत अच्छी तरह से काम नहीं हो रहा है। तो मैंने फिर लोकगीतों की किताबें, जो पुराने हमारे गीतकार थे उनकी किताबें पढ़ी, देखा, समझा, और फिर सोचा कि इसका रास्ता इस ढंग से बनाना चाहिए कि जो आम आदमी के जीवन से जुड़ी हुई गीत ऐसे आने चाहिए ताकि लोग उसे स्वीकार भी करें और उनको अच्छा भी लगे, मनोरंजन भी हो, तो कुछ उस गीत में मिले भी। तो इस तरह यात्रा, ये सन 74 में मैंने पहला गाना लिखा था। उसके बाद बहुत तब से लोगों का प्यार, स्नेह, समर्थन मिलता रहा। तो आज 2016 तक मैं डटा हुआ इस लाइन में। मतलब कौन सा साल था, मतलब जब आपका पहला गढ़वाली लोकगीत मार्केट में आया, और किस तरह से आपको, मतलब कि वो गीत मार्केट में आया, किस तरह से आपने उसके लिए तैयारी की थी, मतलब पहला आपका लोकगीत, उसके बारे में कुछ हम लोगों को बताइए सर। हाँ, मैं पहले, जैसे मैंने बताया कि मैंने सन 74 में एक गाना लिखा था, यहाँ चौहड़पुर, जिसे आप विकास नगर कहते हैं। मैं पिताजी के आँखों के ऑपरेशन के लिए उनको यहाँ लेके आया था। डॉक्टर लेमन का एक हॉस्पिटल था, और वहाँ बरसात के दिनों में मैं बाहर बैठा था। तो उसमें एक होम सिकनेस जैसे बोलते हैं, उसकी वजह से मैं रात को ऐसे दिमाग में आ गया, कुछ पहाड़ की महिलाओं का दुख, दर्द, तकलीफ़ें दिमाग में भरी हुई थी। तो मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी। लिखने के बाद जब मैंने वापस पौड़ी जाकर अपने कुछ मित्रों को सुनाई वो पंक्तियाँ, तो उनको लगा कि यार ये तो बहुत अच्छा गीत बन गया है, तुम्हें तो ये करना चाहिए। और मैं फिर लिखने लग गया, और इस तरह से निरंतर वो यात्रा चलती रही सन 74 में। और उसके बाद मैंने 77 में
आकाशवाणी लखनऊ, उस समय आकाशवाणी लखनऊ था, हम उत्तर प्रदेश में हुआ करते थे। तो आकाशवाणी लखनऊ में मैंने ऑडिशन दिया। वहाँ पर प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव थे स्वर्गीय केशव अनुरागी जी। तो उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। उन्होंने कहा तुझे यहाँ गाना चाहिए आकाशवाणी में। उन्होंने फॉर्म भरवाया और तब से मैं आकाशवाणी का लोक गायक बन गया। आकाशवाणी के लिए भी गीत लिखे और गाए, और वहाँ पर फरमाइशी, उसमें बहुत ज़्यादा लोग गीतों की फरमाइश करने लग गए। तो मैं एक लोकप्रिय गायक का अवार्ड भी मुझे मिला आकाशवाणी लखनऊ का, जो पॉपुलर आर्टिस्ट का। और उसके बाद फिर 82 में मैंने पहला कैसेट बनाया। तब कोई कंपनी मुझे जानती नहीं थी, तो उसके लिए मैंने बहुत ही प्रयास किया। अपने प्रयासों से मैंने पहला कैसेट बनाया, भाग 1 गढ़वाली गीत माला भाग 1। बाद में उन्होंने बुरांस भी नाम दे दिया उसका। हाँ जी, हाँ जी। तो हाँ जी, तो भाग 1 से फिर सफ़र शुरू हुआ। तो फिर पब्लिक भी जो है उन गीतों को मैं आनंद लेने लगी, और पब्लिक को भी लगा कि ये गाने हमसे जुड़े हुए गाने हैं, पब्लिक से जुड़े हुए गाने हैं। तो वो गाने इस तरह से लोकप्रिय होते गए। लेकिन मैंने एक उसमें अपने आप को इस तरह बांधे रखा कि मैं 1 साल में एक ही कैसेट बनाऊंगा, और मैंने 1 साल में सिर्फ एक कैसेट बनाई। इससे ज़्यादा मैंने एल्बम नहीं बनाई, और इतने वर्षों में मैं कुल 36-37 ही कैसेट बना पाया। हाँ जी, हाँ जी। जी हाँ। अभी हम जब भी आपके गाने सुनते तो आपके गानों में मतलब एक आम आदमी की समस्या को लेकर आप बहुत सारी बातें करते हो, और अभी तक आपने जितने भी 1000 से ऊपर गाने आप गा चुके हो। तो आज आप जब पीछे मुड़ के देखते हो, आपने इतने सारे गाने गाए, काफ़ी सारे गाने तो सुपर हिट हो चुके हैं, तो उनको किस तरह से देखते हो सर आप आज अपनी सक्सेस को किस तरह से एंजॉय करते हो? नहीं, ये मैं यही महसूस करता हूँ कि अगर आप लोगों के मन की बात करें, लोगों के जो लोग सोचते हैं, जो लोग महसूस करते हैं, अगर आप वहाँ पहुँच जाएं, तो मैं सोचता हूँ कि आप ज़्यादा लोकप्रिय हो सकते हैं, लोगों के ज़्यादा करीब हो सकते हैं, लोगों के को अपनी बात, अपने गीत अच्छी तरह से उनको सुना सकते हैं, और लोग भी उसमें इंटरेस्ट लेंगे, लोग भी उसको स्वीकार करेंगे। और इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप लोगों के बीच रहें। बिल्कुल। जब आप उस समाज के, उस लोक के अंदर रहेंगे, तभी आप लोगों की बात जान पाएंगे, और तभी आप उस पर कुछ लिख पाएंगे, और तभी आप लोगों में लोकप्रिय हो पाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। एक गाना तो आपका मेरे को बिल्कुल अभी भी याद है, वो सब लोगों को याद है, नौ छमी ना रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था। उसकी गूंज उत्तराखंड में नहीं, मुंबई तक सुनाई दी थी, और मुंबई के बाहर भी उसकी गूंज सुनाई ये दी। तो 2005 में आया था ना, लेकिन मैंने जो 82 से सफ़र शुरू किया था, तो उसमें बहुत सारे गाने लोकप्रिय हुए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इस गाने में थोड़ा पॉलिटिक्स भी थी, राजनीति भी थी, विरोधियों ने इसको बहुत ज़्यादा हवा भी दी। हाँ जी, हाँ जी। और मतलब ये है कि नेताओं ने ही इस गाने को लोकप्रिय बनाया। वरना उसके अंदर, उस कैसेट या उस एल्बम के अंदर जितने भी गाने हैं, सारे गाने बहुत ही लोगों के दिल के करीब हैं, और लोगों ने उसको बहुत इंजॉय किया। आज भी जब मैं मंच में जाता हूँ, तो उस कैसेट के बहुत सारे गाने जो हैं लोग फरमाइश करके गवाते हैं। आज आपने मतलब उत्तराखंड में तो इतने सारे गाने गाए हैं गढ़वाली, तो कभी आपको ऐसा रियलाइज नहीं हुआ कि यार मुझे मुंबई जाके हिंदी फिल्मों में भी गाने गाने चाहिए, वहाँ भी अपनी जो आपकी वॉइस है बहुत सारी फिल्मों को आप दे सकते थे, कभी आपको ऐसा नहीं लगा? नहीं, हिंदी क्यों, मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपने रीजनल लैंग्वेज में क्यों नहीं गा सकते? और अब हर आदमी तो मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर नहीं हो सकता ना। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन हम अगर अपने क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं, अपनी लोक भाषाओं के लिए काम कर रहे हैं, अपने यहाँ की संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं, तो मैं नहीं सोचता कि मैं कोई छोटा काम कर रहा हूँ, या मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए। तो मैंने तो शुरू से ही इस बात को अपने दिमाग में रख लिया था कि मुझे क्षेत्रीय भाषा में ही काम करना है, और क्षेत्रीय लोगों का ही एंटरटेनमेंट करना है। और मैं उस मामले में लोगों ने मुझे स्वीकार भी किया है, और आज भी करते हैं। आज भी जो मेरे मुझसे जुड़े हुए हैं फेसबुक में, और इसमें मेरे ऑफिशियल ग्रुप में, वो करीबन 1.25 लाख उनकी संख्या हो गई है। तो मैं सोचता हूँ कि किसी अन्य गायक के इतने फैन फॉलोअर भी नहीं है।
हम मुंबई में रहते हैं। जब भी हम मुंबई में किसी भी बड़े फिल्म जो भी इंटरटेनमेंट फील्ड में काम करते हैं उनसे पूछते हैं, तो जब भी उत्तराखंड का नाम आता है तो उनकी जो हमें एक नाम जरूर आता है आपका, वीरेंद्र सिंह नेगी जी। तो हमने बहुत सारों से पूछा कि आप उत्तराखंड के लिए क्या करोगे, तो कहते हैं हमें कि वीरेंद्र सिंह नेगी जी जो अभी काम कर रहे हैं उत्तराखंड में अपनी गायकी के थ्रू, वो काफ़ी बड़ा काम कर रहे हैं। तो उनके लिए क्या राय है सर आपकी, मतलब उनको क्या कहना चाहोगे जो लोग आपको इतना, अगर उनका ध्यान इस तरफ गया है तो मैं तो उनका शुक्रिया अदा करूँगा कि उनका ध्यान यहाँ के कलाकारों पर उन्होंने ध्यान दिया है। और वो लोग भी, मैं तो चाहता हूँ कि वो उत्तराखंड से अगर बिलोंग करते हैं तो उत्तराखंड के लिए भी काम करें, हिंदी के साथ साथ उत्तराखंड के लिए भी काम करें, यहाँ शूटिंग्स करें। यहाँ पर कुछ उत्तराखंडी जो हमारी लोक भाषाएँ हैं, जो मुख्य भाषाएँ, बड़ी भाषाएँ हैं जैसे गढ़वाली और कुमाऊनी, उसमें भी फिल्में बनाएं और लोग से भी जुड़े रहें, ताकि लोगों को लगे कि हमारे लोग भी बम्बई में काम कर रहे हैं और हमारे लिए भी काम कर रहे हैं। हम देखते हैं कि जो बाकी रीजनल सिनेमा है, जैसे पंजाबी सिनेमा है, मराठी सिनेमा है, बंगाली सिनेमा है, बहुत आगे है, मगर हमारा उत्तराखंडी सिनेमा बहुत पीछे है। तो सर आपकी क्या राय है, मतलब क्या करना चाहिए हम लोगों को क्योंकि हम अपना उत्तराखंडी सिनेमा आगे लाएं? देखिए, सिनेमा के लिए थिएटर होने चाहिए और उत्तराखंड के किसी भी शहर में, अगर आप देहरादून को छोड़ दें तो किसी भी शहर में थिएटर नहीं है कहाँ फिल्में दिखाएं। देहरादून में एक आध मॉल हैं, लेकिन इसके बाद ऊपर पहाड़ों में ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि हम फिल्में देख सकें या पीवीआर जो आजकल चला हुआ है उसमें देख सकें। तो उस सुविधा की ना होने से हम केवल दिल्ली और देहरादून में ही अपनी फिल्मों का प्रदर्शन कर पाते हैं। और इससे जो फिल्म निर्माता हैं जिन्होंने शुरुआत की भी है, जिन्होंने बनाए कुछ फिल्में बनाई भी हैं अपना पैसा खर्च करके, वो हतोत्साहित हो जाते हैं, कहते हैं कि हम लोगों तक इसमें नहीं पहुंच पा रहे। तो उसके लिए मैं तो चाहता हूँ गवर्नमेंट कुछ मदद करे। जैसे महाराष्ट्र में जो मराठी फिल्में बनती हैं उसके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट का बहुत बड़ा सपोर्ट है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करती है रीजनल फिल्म को, वहाँ की मराठी फिल्मों को। और मैं सोचता हूँ कि सब्सिडी भी देते हैं सर, वो लोग सब्सिडी भी देते हैं। और मैंने ये भी सुना है कि जो उस फिल्म से, मराठी फिल्म जो एंटरटेनमेंट टैक्स गवर्नमेंट के पास आता है उसको वापस प्रोड्यूसर को देती है, वापस करती है कि और फिल्में बनाओ मराठी उसमें। तो इस तरह से वो लोग प्रोत्साहित करते हैं मराठी फिल्मों को और हर थिएटर उस फिल्म को लगाता भी है। कुछ दिनों में मैंने देखा था कि एक विधेयक भी पास किया उन्होंने कि प्राइम टाइम में मराठी फिल्म लगाई जाए, ऐसा भी मैंने विधेयक पाया। तो ये इससे जाहिर होता है कि गवर्नमेंट वहाँ की लोक भाषा के लिए, वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज है उसके लिए कितनी ज़्यादा फिक्रमंद है। हम भी यही अपेक्षा अपनी उत्तराखंड सरकार से करते हैं कि वो यहाँ की जो रीजनल फिल्में अगर बनती हैं कोई, तो उसको प्रोत्साहित करे, उसको आगे बढ़ाने के लिए जो है निर्माताओं की मदद करे। अभी हमारी जो सरकार है उत्तराखंड में, हरीश रावत जी की सरकार है, तो उनकी गवर्नमेंट पॉलिसी के लिए क्या कहना चाहोगे सर? उनकी गवर्नमेंट पॉलिसी, उन्होंने एक फिल्म विकास नीति बनाई है और उसमें अब आगे क्या होगा, क्या होने जा रहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो मैंने पढ़ा था कि वो एक फिल्म विकास नीति यहाँ के उसके लिए फिल्मों के लिए बना रहे हैं। लेकिन मैं ये भी अनुरोध करना चाहूँगा कि वे रीजनल फिल्मों को बढ़ावा दें। हिंदी फिल्में पूरे देश में बन रही हैं, पूरी बॉम्बे में हिंदी फिल्में बन रही हैं, वहाँ प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि हमारी क्षेत्रीय भाषाओं की जो फिल्में बन रही हैं, छोटी छोटी फिल्में हैं, इनको प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। और सरकार अगर मदद करेगी तो निश्चित रूप से एक दिन इन फिल्मों के अंदर क्वालिटी भी आएगी। लेकिन पहली शर्त ये है बने, फिल्में बनने के बाद धीरे धीरे उनमें क्वालिटी भी आती है और अच्छे निर्माता भी आकर्षित होते हैं, अच्छे डायरेक्टर भी आएंगे। बॉम्बे में अपने उत्तराखंड के बहुत सारे लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, उत्तराखंड के लिए काम करना चाहते हैं और यहाँ की विषम परिस्थितियों में भी काम करना चाहते हैं। मैं ऐसे भी मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो कि यहाँ करना चाहते हैं और मैं सोचता हूँ कि अगर सरकार का पीछे से उनका सपोर्ट रहेगा तो ज़रूर वो बेहतर काम कर पाएंगे और अच्छा काम कर पाएंगे अपने क्षेत्र के लिए। अभी 2013 में उत्तराखंड में आपदा आई थी जिससे उत्तराखंड का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो उसको किस तरह से देखते हैं और उसके बारे में क्या कहना चाहोगे सर? उत्तराखंड तो देवभूमि कहते हैं
बहुत सारे जो देशों से लोग आते हैं, बाहर से आते हैं उत्तराखंड में, इसलिए आते हैं कि उनको देवभूमि कहते हैं वो लोग। तो वो होने के बाद ना एक टूट सा गया है उत्तराखंड, मतलब कि लोग नहीं आ रहे हैं। तो उस क्या राय है सर, मतलब क्यों होता है? मेरी अपनी व्यक्तिगत राय तो ये है कि हम जो विकास कर रहे हैं वो विकास किन शर्तों पे कर रहे हैं, किस कीमत पर कर रहे हैं, इसको सोचा जाना चाहिए। अगर हम इस धरती को डैम से पाटना चाहते हैं, एक छोटे से एक इलाके को, यहाँ पर कितने सैकड़ों डैम प्रपोज हैं बिजली बनाने के, और उसमें आप जानते हैं कि इन पहाड़ों की क्या दशा होती है। इनको खोद के सुरंगें बनाई जाती हैं, इनका और वो सिल्ट जो है नदियों में डाला जाता है जो अंदर से निकलता है, और नदी का जो पवित्रता है वो नष्ट होती है, इसलिए कि उसको झीलों से रोक दिया जाता है। वो बहती नदी जो बहती है, बहती नदी ही पवित्र होती है। अगर उसको आपने रोक दिया, ब्लॉक कर दिया, तो उसमें वो मटेरियल जिनके कारण जो हैं, वो तत्व जिनके कारण गंगा को पवित्र जल माना जाता है, वो जो हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और ऊपर वैसा पानी निकल आता है। तो ऐसा वैज्ञानिकों की जो राय है, मैं उसके आधार पर ये बात कह रहा हूँ। तो वो चीज़, दूसरा वृक्षों का जिस तरह से कटान हुआ, पेड़ों का जिस ढंग से कटान हुआ, दूसरी वो चीज़। तीसरी ये चीज़ कि हाई एल्टीट्यूड में, ऊपर हिमालय में, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में भौगोलिक परिवर्तन आना कोई नई बात नहीं है। ये हजारों साल जब से ये हिमालय बना होगा तब से इसमें भौगोलिक परिवर्तन आते रहते हैं। पहाड़ टूटते हैं, फिर बनते हैं, फिर बारिशें बहा के ले जाती हैं मिट्टी को। तो ये चीज़ें तो ये प्रक्रिया चलती रहती है, ये कोई नया नहीं हुआ है, ये इस किस्म की आपदाएं। लेकिन आपदा ये तब बनती है, अब ये देखिए कि केदारनाथ से ऊपर जो कुछ भी होता आया है, हो रहा है, उसको कभी किसी ने आपदा नहीं कहा। लेकिन केदारनाथ को आपदा तब बोलते हैं हम जब वहाँ लोग मारे जाते हैं। और लोग क्यों मारे जाते हैं, क्यों वो इतने केदारनाथ के से चिपकना चाहते हैं, हाँ जी, हाँ जी, इतने हाई एल्टीट्यूड में वो क्यों रहना चाहते हैं? ये उनके व्यावसायिक हित हो सकते हैं, है ना। लेकिन उन्हें ये सोचना चाहिए कि अगर केदारनाथ को इस वीराने में स्थापित किया गया तो क्यों किया गया। अगर इसको इसी तरह से लोगों से, पंडों से और होटल वालों से इस तरह घिरे रहना था तो ये हरिद्वार में भी स्थापित हो सकता था, दिल्ली में भी स्थापित हो सकता था। लेकिन इसको एकांत में इसलिए कि ये यहाँ एक अकेला रहना चाहिए और जो भी जाए दर्शन करे और वह फिर वापस जाए। लेकिन आज लोगों ने उस रोज़गार बना दिए हैं, उसके इतने बिल्कुल मंदिर से चिपक गए हैं, और सरकारों ने प्रयास किया, यद्यपि वो आधे अधूरे प्रयास थे उनको हटाने का कि इस मंदिर को दूर तक अकेला रहने दो, लेकिन लोग नहीं मानते हैं, और सरकार के भी प्रयास आधे अधूरे थे, उनको भी वो नाराज़ नहीं करना चाहते हैं। इसलिए भी लोग उससे चिपकते चले गए, और एक दिन फिर खुद ईश्वर ने ही उनको दूर किया कि मुझे अकेले रहने दो, तुम लोग दूर दूर रहो। और यही होना भी चाहिए। आप पुरानी तस्वीर देखिए केदारनाथ की, अकेले खड़ा है केदारनाथ वहाँ पर, और लोग आते थे उसकी वहाँ पर पूजा करते थे और उसके बाद फिर वापस चले जाते थे, वहाँ भीड़ भाड़ नहीं होती थी। आज ठीक इसका उल्टा हो रहा है, और उसी के परिणाम हैं जो हम भुगत रहे हैं। सर, उत्तराखंड के निर्माण को बने हुए 15 साल पूरे हो चुके हैं, और जिस उद्देश्य के लिए उत्तराखंड बना था, मतलब वो कहाँ तक कारगर साबित हुआ है कि वो हो पाया कि नहीं हो पाया। और इसके अलावा एक सवाल और है हमारा आपसे कि काफ़ी सारे चीफ मिनिस्टर आए उत्तराखंड में, आपके बेस्ट चीफ मिनिस्टर कौन थे, मतलब जिसको लगा कि ये इनकी सरकार जब भी आई इन्होंने उत्तराखंड में बहुत काम किया? देखिए, उम्मीद हर मुख्यमंत्री से जनता करती है, जो भी आता नया। और उत्तराखंड में इन 15 सालों में 7-8 मुख्यमंत्री आ चुके हैं, तो उम्मीदें हर मुख्यमंत्री से जनता करती है कि शायद इसके आने से कुछ स्थितियां बदलेंगी, इसके आने से कुछ स्थितियां बदलेंगी, दूसरा आता है इससे। लेकिन बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं नज़र आता है। हर सरकारों का लगभग काम करने का तरीका एक ही जैसे हो जाता है धीरे धीरे करके। और जो भी मुख्यमंत्री यहाँ पर आया, मैं ये नहीं कहता कि किसी ने विकास नहीं किया, विकास की प्रक्रिया चली, लेकिन वो बहुत धीमी थी। जनता जो चाहती थी उस ढंग से नहीं हुई। और आज 15 सालों में
काफ़ी समय बीत गया है, 15 सालों में आज भी जनता बहुत कुछ जैसे आपकी राजधानी का मसला लटका हुआ है, बिल्कुल। जैसे आप ये देखिए कि जिन जो हत्यारे थे, कातिल थे मुजफ्फरनगर कांड के, आज भी वो फैसले नहीं आए। शहीद आज भी, शहीदों की आत्मा इंतजार कर रही हैं उन कातिलों को सजा दिलाने के लिए जिन्होंने हमारे इतने नौजवान मारे, इतने लोग शहीद थे मुजफ्फरनगर कांड में। तो आज भी वो फैसले नहीं हो पाए। उसमें सरकारों ने को रुचि दिखानी चाहिए थी, सरकारों ने इसको मामले को में इंटरेस्ट लेना चाहिए था, लेकिन वो लटके पड़े हैं मामले। और जो उन कातिलों के प्रमोशन पे प्रमोशन होते जा रहे हैं दूसरे राज्यों में जो लोग काम कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारे मुद्दे हैं, जल जमीन जंगल के मुद्दे हैं, हमेशा से रहे हैं इस उत्तराखंड के। आज वो किस तरह से भारी लोगों के पास जा रहे हैं, किस तरह से वो उसको उन लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। लोकल जो स्थानीय उद्योगपति हैं, जो छोटे छोटे उद्योगपति हैं, उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, उनको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए इस मामले में, बजाय कि अंबानी, अडानी और ये जो राष्ट्रीय स्तर के बड़े बड़े वो हैं उनके बजाय छोटे उद्योगपति जो स्थानीय हों उनको ज़्यादा वो देना चाहिए, तवक्को देना चाहिए सरकार को। सर 2017 में उत्तराखंड में चुनाव होने वाले हैं, आप किस गवर्नमेंट का सपोर्ट करते हो, बीजेपी का या कांग्रेस का? नहीं, सपोर्ट मैं किसी का नहीं करता बंधु, हाँ वोट जरूर देता हूँ, एक वोट है मेरा और सपोर्ट मैं किसी का नहीं करता हूँ, है ना। और मैं आपको लगता तो होगा कि कौन सी गवर्नमेंट ज्यादा उत्तराखंड देख रहे हैं ना, इसके अलावा भी कुछ हो सकता है। क्योंकि सर मेरा मानना ये है कि अगर आप जो बोलोगे, काफी सारे यूथ आपकी बात को, आपके फैन फॉलोइंग बहुत बड़ी है, लोग आपकी बात को मानते हैं। नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं बोला कि आप फलां को वोट दीजिए, आज फलां को वो करिए। हाँ, इतना ज़रूर है कि मैं क्षेत्रीय दलों का समर्थक रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि यहाँ से क्षेत्रीय ताकतें उभर कर आएँ और इस राज्य के लिए काम करें, मेहनत करें। लेकिन मुझे इस बात का अफसोस भी हुआ कि जो क्षेत्रीय ताकतें यहाँ पर शुरू हुई थी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, उनकी परफॉर्मेंस बहुत ख़राब थी और इसी वजह से लोगों ने उनसे मुंह मोड़ लिया और फिर वापस कांग्रेस बीजेपी में आ गए, है ना। तो ये दुर्भाग्य था कि यहाँ पर क्षेत्रीय ताकतें उभर कर नहीं आ पा रही हैं, वो ईमानदारी से काम कर नहीं रहे हैं। वहाँ उसमें जो पुरानी पीढ़ी है वो तो बिल्कुल नाकारा साबित हुई है। नए बच्चों से, युवाओं से उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद ये लोग आएँ आगे और राजनीति में एक बेहतर परफॉर्मेंस दें अपनी, और क्षेत्रीय ताकतें क्षेत्रीय मुद्दों पर, जल जमीन जंगल के मुद्दों पर काम करें। और ये जो इस तरह से बिजली के नाम पे जो इस तरह से डैम बनाए जा रहे हैं इस धरती पे, इनको रोकना चाहिए, है ना। और इन पे छोटे छोटे डैम बन सकते हैं, लोगों को यहाँ से विस्थापित करना, उत्तराखंड के लोगों को उत्तराखंड से बाहर भगा देना, ये कोई समझदारी की बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। और यहाँ पर जो है एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देना इन डैमों के कारण से, इन बड़े बड़े डैमों की वजह से, इससे लोग नाराज़ भी हैं और लोग जो हैं अपनी जल जमीन जंगल के साथ यहाँ पर बेहतर ज़िंदगी की अपेक्षा करते हैं सरकारों से। तो ये क्षेत्रीय दल इसमें काफ़ी काम कर सकते हैं, लेकिन अभी ऐसा हो नहीं रहा है। आप पार्टी जो दिल्ली में बहुत अच्छी तरह सफल हुई, उनकी भी नज़र अब उत्तराखंड में लगी हुई है कि उत्तराखंड में आएंगे। अब उनका उत्तराखंड के बारे में उनकी क्या नीति रहेगी, क्या वो होगी, वो देखना पड़ेगा। देखने के बाद ही हम कह सकते हैं कि किनको सपोर्ट करना है, किनको नहीं करना है, व्यक्तिगत रूप से, है ना। बाकी प्रचार मैंने कभी नहीं किया। सर आपका कोई मनपसंद लोकगीत जो आप 2 लाइनें हमारे साथ गुनगुना दोगे, मतलब अपनी ऑडियंस को, कोई भी लोकगीत आपका मन से, आपका ही अपना ही कोई लोकगीत आप 2 लाइनें अगर गुनगुना दोगे। आपने डामों की बात की तो डामों पर मैंने एक गीत लिखा था बहुत पहले, तब सन 82-83 में मैंने वो गीत लिखा था। अबारी दांतू लंबी छुट्टी लेक आई, ऐगे भगत आखिर टीरी डूबण लग्यों च बेटा, दाम का खातिर
अबारी दांतू लंबी छुट्टी लेके आई, भेटी जा यूं गोला गुइडो जोमा खेलिक सयाणो वे तू ग्वाया लगनी जय डंडली जय चौक जो बाटो आणु जाणो रे तू जो बाटो आणु जाणो रे तू कखन देखण लठ्याला त्वेन जलम भूमि या फिर तीरी डूबण लग्यो चा बेटा दाम का खातिर अबारी दांतू लंबी छुट्टी लेके